नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जेनेटिक्स टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जो टॉपिक है आनुवंशिकता जेनेटिक्स, इसका अध्ययन करेंगे। तो जेनेटिक्स जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, अपने जो माता पिता हैं, यदि हमारे परिवार में कोई बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता बताते हैं कि इसके नक्श जो हैं वो किसी दादा पर गए हैं, कोई चीज़ उसकी नाना पे गई हुई है। तो ये जो लक्षण है ये नाना से, दादा से संतान में आना, उस बच्चे में आना ही लक्षणों की क्या है, वंशानुगति है। और उनका अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब ये जो आनुवंशिकी है जेनेटिक्स, इसमें जो जेनेटिक्स शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग बैटसन के द्वारा किया गया। और ये जो जेनेटिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का जो जीन शब्द है उसी से जेनेटिक्स का निर्माण हुआ है। जीन शब्द है उसका सबसे पहले जोहानसन ने इसका प्रयोग किया था। अब अपन पढ़ेंगे कि आनुवंशिक लक्षण क्या है। तो आनुवंशिक जो लक्षण है, ये आनुवंशिक लक्षण का मतलब आप लोगों को बताया है कि माता पिता से जो लक्षण संतान में या बच्चे में आते हैं उन लक्षणों को ही आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और माता पिता से संतान में ये जो लक्षण है ये लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा जब युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक इन लक्षणों को लेकर संतान में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनको क्या करते हैं, संचरण करते हैं, लाते हैं। उन्हीं लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब यहाँ अपन ने एक शब्द पढ़ा है वंशागति। वंशागति क्या है? वंशागति मतलब हेरिडिटी क्या है? तो जो आनुवंशिक लक्षण है यानी जो माता पिता के लक्षण हैं उनका जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी मतलब माता पिता से, संतति पीढ़ी मतलब संतान में, संचरण मतलब लाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। और ये जो हेरिडिटी शब्द है, वंशागति जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने सन 1863 में किया था। यहाँ अपन ने देखा है। अब एक और शब्द काम में आया था, आनुवंशिक विभिन्नताएं। आनुवंशिक जो विभिन्नताएं हैं क्या है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद भी हमारे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, वो ही आनुवंशिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं, जैसे पहले भी अपन ने पढ़ा है कि ये जो विभिन्नताएं हैं ये लैंगिक जनन की क्रिया के समय जब युग्मक बनते हैं, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इन युग्मकों के निर्माण के दौरान एक प्रक्रिया होती है जिसे जीन विनिमय कहते हैं। ये आप लोगों को क्लास 9th में भी पढ़ाया हुआ है कि जीन विनिमय। तो लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान युग्मक निर्माण की क्रिया में जो जीन विनिमय की क्रिया होती है, जिसके कारण एक ही जाति के जो सजीव हैं उनके मध्य भी परस्पर क्या आ जाती हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं। इन विभिन्नताओं को ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। यहाँ जो आनुवंशिकी है इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल का है। क्यों है? क्योंकि इनको आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले पादपों में यानी पौधों में जो वंशागति है इसका अध्ययन सबसे पहले मेंडल ने किया था। इसीलिए इनको आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। यहाँ अपन मेंडल का जीवन परिचय देखेंगे। तो मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में हुआ था। ये 1842 में दर्शन शास्त्र से डिग्री करने के बाद 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के जो चर्च है इसमें पादरी बने। पादरी का चर्च में पादरी का मतलब होता है जिस प्रकार अपने मंदिर में पुजारी होता है उसी प्रकार ये चर्च में क्या बने, पादरी बने। चर्च में पादरी रहते हुए इन्होंने उद्यान मठ
का जो पौधा है उसके ऊपर 7 वर्ष तक संकरण के प्रयोग किए। यहाँ मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए हैं। इस मटर का जो पौधा है उसका जो वानस्पतिक नाम है वो पायसम सटाइवम होता है। तो ये जो प्रयोग किए इसके आधार पर इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, तो वहाँ ऑस्ट्रिया में एक सोसाइटी है जिसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके समक्ष इन्होंने जो भी खोज की उसको एक शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। अब इस सोसाइटी के द्वारा 1866 ईस्वी में उसने एक वार्षिक पत्रिका निकालते हैं। उस वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से इनके प्रयोगों को प्रकाशित किया। लेकिन उस वक्त तक मेंडल के नियमों को कोई नहीं समझ सका और मेंडल की जो मृत्यु है वो 6 जनवरी 1884 को हो गई। यहाँ मेंडल की जब मृत्यु हुई तो मेंडल ने इतनी बड़ी खोज की, इसके बारे में लोग नहीं जान पाए थे। अब यहाँ अपन देख रहे हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद किसे कहेंगे? तो मेंडल के जो पौधा है, मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए उन प्रयोगों को इन्होंने आनुवांशिकता के नियमों के नाम से प्रतिपादित किया और उन्हीं नियमों को मेंडलवाद कहा जाता है। अब मेंडल के जो प्रयोग हैं ये बहुत ही सफल रहे। क्यों रहे सफल? इसके पीछे इनके कुछ कारण रहे हैं। तो पहला जो कारण है वो ये है कि मेंडल ने एक ऐसे पौधे का चयन किया है और एक समय में उस पौधे में सिर्फ एक ही लक्षण, यहाँ अपन आगे जब मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो जब ये कोई प्रयोग कर रहे थे तो उस वक्त सिर्फ एक ही लक्षण की वंशागति का इन्होंने अध्ययन किया। तो मेंडल की सफलता का जो पहला कारण है वो ये है कि मेंडल ने एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण की वंशागति, मतलब एक लक्षण ही जनक पीढ़ी से, जनक मतलब माता पिता की पीढ़ी से संतति पीढ़ी यानी संतान में किस प्रकार संचरण करता है और लक्षणों को ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ एक लक्षण को ही ध्यान में रखा। दूसरी सफलता का जो कारण है वो मेंडल ने जो संकरण के प्रयोग किए उन सभी प्रयोगों के जो आंकड़े हैं, सांख्यिकी आंकड़े, जो गणनाएं हैं, उनका जो अध्ययन है, उनका जो प्रयोग है वो सावधानी पूर्वक किया। तीसरा इसकी सफलता का कारण है कि मेंडल ने जो मटर के पौधे के चुनाव किए वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किए। एग्ज़ाम के हिसाब से भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं। तो यहाँ अपन मेंडल की सफलता के 3 कारण बताएंगे। पहला कि उन्होंने एक समय में एक ही वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कि मेंडल ने अपने संकरण के जो भी प्रयोग किए हैं उनमें जो आंकड़े हैं उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। और तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। धन्यवाद।